Hello students, welcome to Kajal Kasu Physics classes. Today we read some concept about NLM, Newton laws of motions with friction or without frictions. Okay. Now I will give you some concept about the tension and some circular motion. Suppose it is a bead and it is pulled by a string with tension T or force P with constant velocity v. Okay, a bead which can this bead can move through this layer, through this string. Okay, there must be some channel in the bead, and for which bead can easily move on the string without any friction. So there is no any friction. You pull this bead by a string with constant velocity v. With constant velocity v. Okay, and the length of the string may be suppose L, and the mass of the bead is m, and suppose this angle is theta, and theta will not change. Theta is fixed. Okay. Now this tension is produced in the string, and how can you find this tension, or maybe how can you find the velocity of this bead? So this v1 is the velocity of the bead along the string, and you pulled it with velocity v. So this type of question, whenever you faced, at first you think, number one, string. String will give you some concept, that is relative velocity along the string must be 0. First concept, along the string relative velocity must be 0. That concept you can apply easily. So if you take this velocity is v1, then component of velocity along this v1 cos theta, and this is the velocity you pull with v. So both are moving, both are in the same direction. So relative velocity equals to v minus v1 cos theta equals to 0. So v equals to v1 cos theta. That is the first concept you get. So whenever you just see that string present and the body moves, okay, जब भी तुम देखोगे ये स्ट्रिंग है, बॉडी मूव कर रहा है, तो स्ट्रिंग का क्या काम है, तो वहां पर तुम एक कंसेप्ट लगा सकते हो, along the string always relative velocity उसको 0 कर दो. तो यहाँ पर एक इक्वेशन तुमको मिल जाएगा. ये न्यूटन क्रैक करने का पहला तरीका है. उसके बाद देखो ये जो टेंशन है और ये जो बीट है, और यहाँ पर तुम पुल कर रहे हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी v से, इसको कैसे तुम इस्तेमाल करोगे इस प्रॉब्लम में? ये तो पहला वाला हो गया ना. अब यहाँ पर क्या क्या फोर्स हो सकता है सर? देखो ये जो मास है इसके लिए यहाँ पर mg तो होना चाहिए सर, होगा. यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी होना चाहिए, यस वो भी होगा. एंड बीड इज मूविंग हियर v1. बट ये देखो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये l, ये फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड हो गया. तभी तुम्हारा सेकंड कंसेप्ट तुम्हारा मन में आ ही जाएगा. दैट्स यू गेट द सेकंड कॉन्सेप्ट. क्या है सेकंड कंसेप्ट? जब भी द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कभी चेंज नहीं होता है, तो इसका हिसाब से ये और इसका हिसाब से ये क्या करता है सर? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है. मतलब अगर यहाँ पर हम a इसको, इफ वी पुट a एंड इफ वी टेक इट इज अ b, देन b विल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू a. ये होगा क्योंकि a और b का बीच जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है. तो ये कंसेप्ट ये सेकंड पॉइंट में आ जाएगा. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज फिक्स्ड, देन one point execute circular motions with respect to other point. तो यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन होता है वहाँ पर सेंटीमीटल फोर्स तो होना चाहिए, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी तो होगा. देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है v, तो इसका जो टेंजेंशियल, अभी देखो वो तो रिलेशन आ गया, वो तो तुम्हारे पास है अभी. और हम इसको सेकेंड कंसेप्ट को कैसे लिखते हैं, ये जो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है इसको हम कैसे लिखते हैं? ये जो v1 है इसका जो कंपोनेंट होगा ये v1 cos थीटा, ये v1 sin थीटा होगा. मतलब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको लेना पड़ेगा. क्यों सर?
अगर हम इसको ऐसे सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट देंगे, ऐसे ये सर्कुलर मोशन, ये सेंटर आ जाएगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगा। सो इधर जो टेंशन है वो तो है ही, ये जो mg है वो भी है, उसका भी कंपोनेंट, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका भी एक कंपोनेंट इधर तुमको मिल जाना चाहिए, mg का भी कंपोनेंट मिलेगा, और ये जो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगा। तो वहां से तुम उसका सेंटीपिटल जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन आ ही जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? तो सब फोर्स को देखो टूवर्ड्स द सेंटर कितना फोर्स है, क्योंकि सेंटीपिटल को तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ना ये पार्टिकल इसके हिसाब से ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये जो पहले नॉर्मल रिएक्शन है इसका कंपोनेंट देखो, उसका mg का कंपोनेंट देखो, ये जो थीटा है ये 90 माइनस थीटा, तो इधर क्या होगा mg cos 90 माइनस थीटा, इसका मतलब mg sin थीटा हो जाएगा इधर mg sin थीटा हो जाएगा। ये टेंशन ठीक ही है, ये नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट। अगर ये थीटा है सर, ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, इधर n cos थीटा, तो इधर n sin थीटा हो जाएगा, और इधर mg sin थीटा और टेंशन देखो, ठीक है। सभी फोर्स का तुमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन तो नहीं है इसीलिए हम फ्रिक्शन का कंपोनेंट नहीं लिया। तो अब तुम जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो उसका फॉर्मूला लिखो, क्या है? ये जो T है, ये जो mg sin थीटा है तुम्हारे पास, और ये जो तुमको अपोज कर रहा है n sin थीटा, ये तीनों जो है उसको ये दे रहा है क्या? m, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है मतलब v1 sin थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, ये एक इक्वेशन तुम्हारे पास आ ही जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट जो ए पॉइंट का हिसाब से ये पॉइंट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, दिस पॉइंट एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, इसका कंडीशन तो पहले ही बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, और मतलब दो इक्वेशन तुम्हारे पास आ गया, एक v और v1 का रिलेशन आ गया, और ये जो सेंटीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो ही मिल गया तुमको, और जो तुमको मिलना चाहिए, और ये नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यू तुम्हें पता नहीं, ये तो तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको रहने दो इक्वेशन में, इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसको निकालना हो, इसको हटाना पड़ेगा। इसको कैसे हटाएंगे सर? ये तो n है, ये तो वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, ये जो n है, ये जो mg है, ठीक है, इसका जो टेंशन है इसका भी कंपोनेंट इधर होगा, तो ये t sin थीटा आ जाएगा, इधर t cos थीटा आ जाएगा, तो ये देखो n इक्वल टू mg प्लस ये जो है t sin थीटा, ये एक इक्वेशन जबरदस्त आ रहा है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमारा जो डेटा है mg और जो हमारा t है, क्योंकि t को हम निकालेंगे तो ठीक है, और ये जो v1 है ये तो पहले ही हमको उसको सब्स्टिट्यूट कर ही दिया। तो तुम्हारा बस इस तरह का प्रॉब्लम को इस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, जैसे ये एक हो गया, क्या है, दो कंसेप्ट, अलोंग द स्ट्रिंग रिलेटिव वेलोसिटी हम जीरो कर दिया, और क्या क्या एक पॉइंट के हिसाब से, अगर एक पॉइंट स्टैटिक है मतलब दोनों का बीच कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है और डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो एक हिसाब से, और एक पॉइंट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, और एक क्या है जहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं होता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम हम सर्च कर देंगे, तो वहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की कंसेप्ट, सेकंड लॉ का जो कंसेप्ट है रिजल्टेंट फोर्स का, वो जीरो हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम का एक इक्वेशन आ ही जाएगा, वहाँ से वेरिएबल सब्स्टिट्यूट हो ही जाता है। तो तुम्हारा पास जो 3 और 4 इक्वेशंस आ ही जाएगा, उसका बाद जो प्रॉब्लम है उसका टफनेस लेवल बहुत घट जाता है, ठीक है। ये एक कंसेप्ट हमने दे दिया, और एक देखो हेडिस टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन और एक देखो, ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया सर। और एक देखो कितना सुंदर है, और एक प्रॉब्लम हम तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉडी है मास, यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं दिया है, अभी विदाउट फ्रिक्शन न्यूटन लॉ चल रहा है। यहाँ से एक स्ट्रिंग इसका साथ टाइड है इस एंड, और इस एंड को हम इस तरह से उठा रहे हैं ऊपर, इस एंड को हम
इस तरह से उठाएंगे विथ सम वेलोसिटी, someone pulling the string in upward directions with some velocity. स्ट्रिंग का लेंथ सपोज l, और यहाँ पर जो मास है m दिया हुआ है, ठीक है। ये जो पूरा सरफेस है ये पूरा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। और जो हम स्पीड से उसको उठा रहा है वो है v नॉट। मतलब ये जो स्ट्रिंग को हम पुल कर रहे हैं v नॉट, अभी बॉडी उठेगा या नहीं उठेगा उसका बात अलग है, सिर्फ हम इसको पुल कर रहे हैं विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। अब अभी तो स्ट्रिंग तो देखो ये ग्राउंड लेवल में है, तो ये तो थीटा डिग्री आएगा और थीटा भी चेंज भी होगा, थीटा भी वेरिएबल भी होगा। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे थे, तो कभी कभी समझो एट ए सर्टेन इंस्टेंट द थीटा इज समथिंग मे बी 30 डिग्री, मे बी 60 डिग्री है, मे बी गिवन, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, और एक कंसेप्ट, तो जब भी हम इसको ऐसे पुल करेंगे यहाँ पर एक टेंशन का प्रोड्यूस होगा, और ये जो टेंशन का कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा वो भी टी कॉस थीटा होना चाहिए। और ये बॉडी तो स्मूथ सरफेस में है, मतलब यहाँ पर म्यू 0 है, तो ये भी मूव करना चाहिए। इस तरह से सोच आ ही जाएगा पहला कंसेप्ट, क्योंकि हम उसको पुल कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग तो टॉट है, अभी तो ये लूज नहीं है। अगर टॉट होगा तो वहाँ पर टेंशन भी प्रोड्यूस हो जाएगा, और टेंशन का दो कंपोनेंट हमें मिल ही जाएगा, एक है ये, ठीक है, और उसका जो mg है वो तो रहेगा ही सर रहेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जितना अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो एक थोड़ा सा एक टोका मारेंगे ना, तब भी वो बॉडी चलते रहेंगे। तो यहाँ पर तो टी कॉस थीटा फैंटास्टिक फोर्स से अप्लाई हो ही रहा है, तो यहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा। तो बॉडी को इधर एक्सीलरेट करना ही पड़ेगा, इधर एक्सीलरेशन उसका होगा ही होगा, इसमें कोई देयर इज नो क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए क्यों एक्सीलरेशन हो रहा है, होगा ही होगा, ठीक है। तो इधर तो एक एक्सीलरेशन होगा ही होगा, ठीक। लेकिन देखो ये तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू ma, एक जो इक्वेशन हम यहाँ पर इसको हम लिखेंगे टी कॉस थीटा इक्वल्स टू ma इसके लिए, और ये जो टी साइन थीटा है उधर एक नॉर्मल रिएक्शन है, और mg एक देखो फिर से न्यूटन का इक्वेशन आ गया, ये जो टी साइन थीटा है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है इक्वल्स टू mg होना चाहिए सर। ये इक्विलिब्रियम का अभी हमने सीखा था, इक्विलिब्रियम तो आएगा अलोंग एक्स एक्सिस में आएगा, नहीं तो वाई एक्सिस में आएगा, किसी एक्सिस में आएगा और किसी एक्सिस में एक्सीलरेट करेगा। तो मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेट कर रहा है, जो ये एक्सीलरेशन आ रहा है ना, ये x हो रहा है, लेकिन ए वाई तो अभी 0 है ना, तो ए वाई अगर 0 है तो हम वाई एक्सिस में उसका जो रिजल्टेंट फोर्स लेंगे तो इक्वेशन ऐसे सेटिस्फाई कर ही जाएगा। हाँ ठीक है, देखो इसको एनालिसिस देखो कैसे तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, इसको समझो, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो t cos थीटा है अलग x एक्सिस, तो t cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर, ma हो गया। ये तो होना ही चाहिए, न्यूटन का सेकंड लॉ, ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ से ही आ रहा है। और एक क्वेश्चन देखो आएगा कंसेप्ट में, क्या सर देखो ये जो b से जा रहा है, ये जो पॉइंट है, ये दोनों a और b, देखो ये दोनों का बीच जो डिस्टेंस है ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी फिक्स्ड है। मतलब अगर हम a से इसको सोचेंगे या b से इसको सोचेंगे तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना चाहिए ना, जरूर चाहिए सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना। लेकिन ये जो अलोंग द स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ तो नहीं चेंज हो रहा है ना, ये जो अलोंग द स्ट्रिंग हम एक्सीलरेशन देंगे इसको, वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रिंग ये वाला ये जो एक्सीलरेशन हमने इसको लिया है, ये जो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका एक कंपोनेंट हमको इस तरह मिलेगा, और ये जो बी पार्टिकल को हम उसको ऊपर उठा रहे हैं, ये वाला, तो ये मूव कर रहा है, इधर एक एक्सीलरेशन देगा, लेकिन ये स्ट्रिंग तो सर्कुलर, ये डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो अलोंग द स्ट्रिंग हम अगर एक्सीलरेशन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और नहीं तो घटेगा। लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो अलोंग द स्ट्रिंग जो हमारा रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा वो 0 होना चाहिए। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन को हम 0 ले लेंगे। कैसे लेंगे, क्योंकि देखो ये जो सर्कुलर मोशन, इसका हिसाब से भी सर्कुलर मोशन कर रहा है,
तो इसका मतलब इधर जो एक्सीलरेशन है इसका नाम क्या है? सेंट्रीपेटल। इसका नाम क्या है? सेंट्रीपेटल। और ये जो पार्टिकल एक्सीलरेशन दे रहा है वो क्या है? ये कंपोनेंट ए cos थीटा दे रहा है। तो यहाँ पर अराउंड द स्ट्रिंग दो एक्सीलरेशन है, एक तो तुम इस ए से मिल रहा है तुमको ए cos थीटा, और उधर से एक क्या मिल रहा है तुमको? सेंट्रीपेटल। अब सेंट्रीपेटल कैसे निकालता है? देखो, सेंट्रीपेटल निकालने के लिए सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हें जानना चाहिए। कैसे हम निकालते हैं? जैसे ये जो सर्कुलर मोशन है, अगर पार्टिकल्स, ये जो सर्कुलर मोशन है समझो, यहाँ पर समझा देते हैं। ये जो सर्कुलर मोशन है, अगर ये v हो गया और ये रेडियस मिल गया, तो ये जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है उसका फॉर्मूला v²/r इस तरह से आता है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का मान। यहाँ पर तो v इधर है सर, और तो हमको ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे टेंजेंशियल में आना चाहिए ऐसे। तो ये जो v है इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी और एक अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी लेना। ये अगर थीटा होगा सर जी, तो ये देखो ये भी थीटा हो गया, ये +90, तो इधर आ गया v0 cos थीटा, इधर आ गया v0 cos थीटा, और अलोंग द स्ट्रिंग आ गया v0 sin थीटा, अलोंग द स्ट्रिंग आ गया v0 sin थीटा, ये आ गया, ठीक है। और इधर a और ये cos थीटा दे रहा है। तो यहाँ ये देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या देगा तुमको? एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन देगा, और ये जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन देगा और ये जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है, ये दोनों क्या होगा? ये दोनों का बीच रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। क्योंकि सर अगर जीरो नहीं होगा तो स्ट्रिंग को बढ़ना चाहिए, नहीं तो घटना चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो तुम इससे लगाओ, ठीक है, तो लगा सकते हो एक कंसेप्ट। और t cos थीटा इक्वल्स टू ma, तो हमने दिखा दिया, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये t sin थीटा प्लस n इक्वल टू mg है, यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया। और यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है और वो जो a का जो कंपोनेंट है, दोनों का जो रिजल्टेंट नहीं बताओ, ये रिलेटिव एक्सीलरेशन वो जीरो होना चाहिए, अलोंग द स्ट्रिंग एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि देखो इसका भी वेलोसिटी मिलेगा, इसका भी वेलोसिटी मिलेगा, तो दो वेलोसिटी जब होगा तो कैसे ओमेगा निकालता है ये तुमको हम अभी यहाँ से दिखा देते हैं। क्योंकि इसका भी तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना। तो कभी सोचो ये जो स्ट्रिंग है इसका एक वेलोसिटी ऐसे आ रहा है, समझो इसको v1 कभी, और इसका जो वेलोसिटी है ऐसे जा रहा है v0। अब देखो इसका जो कंपोनेंट है इधर और इसका जो कंपोनेंट है इधर, ये अगर थीटा हो गया तो ये हो गया v1 cos थीटा, ये v1 sin थीटा हो गया। अब देखो ये जो v0 है इसका भी अलोंग स्ट्रिंग आएगा, इसका भी अलोंग आएगा, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होना चाहिए, तो ये v0 cos थीटा, ये v0 क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। ये दोनों सेम है, मतलब v1 cos थीटा इक्वल्स टू v0 sin थीटा। ये फिर से कंसेप्ट आ गया सर, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने से हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी और ये वाला लेंथ, तो यही तुमको सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन दे देगा। कैसे ना? v0 cos थीटा प्लस v1 sin थीटा, ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर बाय l, ये हो गया तुम्हारा AC सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इसको हम कहते हैं। इस तरह से तुम AC निकाल सकते हो, AC का वैल्यू, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का वैल्यू। यहाँ पर v1 को सब्स्टिट्यूट कर दो v1 sin थीटा बाय cos थीटा से, सो यहाँ से आ जाएगा v0 का एक्सप्रेशन में AC का मतलब क्या होता है? AC का मतलब होता है ओमेगा स्क्वायर r, ऐसा भी होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तब एंगुलर वेलोसिटी हो। ये फार्मूला है, मतलब इस तरह से तुमको प्रॉब्लम का एनालिसिस करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंडिंग द न्यूटन। अगर न्यूटन को समझना चाहते हो गहराई से तो एक एक प्रॉब्लम को सोचो, क्या लगा रहा है। पहले अलोंग द स्ट्रिंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कर रहे हैं, अलोंग द स्ट्रिंग रिलेटिव एक्सीलरेशन भी जीरो कर रहे हैं, उसका फ्री बॉडी हम सोच रहे हैं, उसका जो फ्री बॉडी है वो कौन सा फोर्स, अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स है वो बैलेंस नहीं है तो एक्सीलरेशन भी ले रहे हैं।
अलॉन्ग वाई एक्सिस बैलेंस है तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगा रहा है, इस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से तुमको भी लगाना पड़ेगा, तब भी कुछ होगा, नहीं तो तुम टेंशन नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर भी टेंशन अगर निकालना होता तो टेंशन ऐसे ही निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। टी, वो जो टी है ना, वो जो टी और टी, वो तुमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा कंसेप्ट, ठीक है। अलॉन्ग द स्ट्रिंग हम क्या हो, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी 0 किया, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन भी तुमको बता दिया कैसे मिलता है। अगर दो वेलोसिटी जब होगा ना स्ट्रिंग का, देखो इस एंड में एक वेलोसिटी था और इस एंड में भी एक वेलोसिटी था, तब क्या किया हमने, इसको अलॉन्ग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर, इसको भी अलॉन्ग द स्ट्रिंग परपेंडिकुलर ब्रेक कर दिया, अलॉन्ग द स्ट्रिंग इक्वल कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है ना बेटा, वही तुमको टेंजेंशियल वेलोसिटी देता है, और उसका जो स्क्वायर बाय रेडियस होता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है, वही तुमको एसी देगा। तो ऐसे तुम एसी को निकाल सकते हो, और एसी इक्वल टू ए कॉस थीटा, जैसे हमने बोला था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने कोशिश किया कि तुमको और भी अच्छा प्रॉब्लम में हम तुमको कॉन्सेप्ट दे देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देंगे, तुम देखते रहना। थोड़ा सा मेरा तबीयत नहीं ठीक था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आप आज दे दिया, ठीक है। ओके, तो आज इसी तक, ठीक है, तो बंद कर दो।